नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो टॉपिक हम जो टॉप 20 सीरीज है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी का जो आपका एग्ज़ाम है, तो टॉप 20 सीरीज में आप मॉक टेस्ट के माध्यम से टॉप 20 आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें आप देखते हैं कि आपका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें अपना प्रदर्शन देखें और आज के जो आपके क्वेश्चन है उनका सही तरीके से आप आंसर करें। देखेंगे जो आज के आपके क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हैं प्रथम जो क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है। सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा आपका मोनोसैकेराइड शर्करा है। तो आप पढ़ते हैं शर्करा, तो शर्करा आप तीन पार्ट में पढ़ते हैं। तो तीन कौन कौन सी होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा तीन कौन कौन सी होती हैं। ये शर्करा है, शर्करा आपकी तीन होती हैं। कौन कौन है? एक तो आप पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा है जी डाइसैकेराइड। एक क्या पढ़ा है? डाइसैकेराइड। और एक क्या पढ़ा है आपने? एक पढ़ा है पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ा है? पॉलीसैकेराइड। तो ये आपकी तीन प्रकार की शर्करा होती हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद मोनोसैकेराइड याद रखेंगे, इसमें जी और एफ ऐसे याद रखेंगे। डाइसैकेराइड में एस एम एल ऐसे याद रखेंगे। और पॉलीसैकेराइड में क्या है? जी एस एस। अब इनमें क्या है जी, इनका आप देख लेंगे, इनका अंतर क्या है। जी से क्या बन जाएगा? जी से तो बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। एफ से क्या बन जाएगा? एफ से बन जाएगा आपका फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा? आपका फ्रक्टोज। एस से क्या बन जाएगा? एस से बनेगा आपका सुक्रोज। क्या बनेगा? सुक्रोज। एम से क्या बनेगा? एम से बनेगा आपका माल्टोज। और एल से क्या बनेगा? एल से बनेगा आपका लैक्टोज। क्या बन जाएगा? आपका लैक्टोज। और आपसे पूछा जाए जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा आपका ग्लाइकोजन। क्या बनेगा? ग्लाइकोजन। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा स्टार्च। स्टार्च। और एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा आपका सेल्यूलोज। क्या बनेगा? सेल्यूलोज। तो इस तरीके से आपकी शर्करा के सब उदाहरण है। आपसे पूछा जाए कि मोनोसैकेराइड कौन है, तो मोनोसैकेराइड आप याद रखेंगे ग्लूकोज और आपका कौन है? फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड पूछे तो सुक्रोज है, माल्टोज है और कौन है? लैक्टोज है। और पॉलीसैकेराइड पूछ रहा है तो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और कौन है आपका? सेलुलोज। क्लियर हो गया? तो इसी में से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड में कौन कौन है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इनमें से कौन सा इसमें दे रखा है? इसमें आपका आंसर सही होगा क्या है? ग्लूकोज। क्या आंसर सही है आपका? ग्लूकोज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्लूकोज क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 15, 22, 4, 20। इनमें से आपको बताना है कि मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है। 15, 22, 4 और 20। इनमें से आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं कि मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी है। तो इसमें आपको याद रखना है, मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20। कितनी होती है आपकी? 20। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी है, पेलेग्रा है, स्कर्वी है। कौन सा आपका? स्कर्वी। ये आपका स्कर्वी है। कौन सा? स्कर्वी। और क्या है? रक्त क्षीणता या रक्त की कमी आप बोलते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि निकोटिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग आपका होता है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होने वाला है। बताएं बेरीबेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, रक्त क्षीणता। बताएंगे निकोटिनिक अम्ल। निकोटिनिक अम्ल को ही आप क्या बोलते हैं? नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन इसको बोलते हैं। और आप पढ़ते हैं जो नियासिन है, नियासिन किसको बोलते हैं? विटामिन B3। और विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा आपका? पेलेग्रा। कौन सा रोग है? पेलेग्रा। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? पेलेग्रा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा कौन सी होती है? गैलेक्टोज के रूप में होती है, लैक्टोज के रूप में होती है, सुक्रोज के रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में होती है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कौन सी आपकी शर्करा होती है। बताएं। तो इसमें कौन सी होती है आप सब जानते हैं,
मानव शरीर में आपका कौन सा होती है, ग्लूकोज। कौन सी होती है आपकी, ग्लूकोज। क्लियर हुआ। आपका मानव शरीर की जो सामान्य आपकी शर्करा उसे किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। तो आपको बताना है नीर में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आपका मीठा है लेकिन फिर भी शर्करा नहीं है। सैकरीन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, स्टार्च है। आपको इनमें से बताना है एक कि नीर में से आपका कौन सा है। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी। सैकरीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सैकरीन। क्या है इसका सही आंसर, सैकरीन। ये याद रखेंगे क्या होता है आपका, सैकरीन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है भारत निर्माण योजना 2005 में आपकी शुरू की गई, तो उसमें से आपको बताना है इसके अंतर्गत क्या नहीं है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण चिकित्सालय, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि निम्न में से इसमें आपका कौन सा सही नहीं है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या हो। इसका जो आपका सही आंसर होगा क्या होगा, ग्रामीण चिकित्सालय। क्या है इसका सही आंसर, ग्रामीण चिकित्सालय। भारत निर्माण जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2005। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपका ग्रामीण आवास, जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, फिर आपने पढ़ा होगा इसी में जो कनेक्टिविटी है, या आप कह सकते हैं उसमें जो आपका टेलीफोन सुविधा है, ये आपका टेलीफोन सुविधा ये आपका हो गया। एक आपको हो जाएगा इसमें सिंचाई, एक क्या हो जाएगा आपका सिंचाई, क्योंकि एक तो हो गया आपका जलापूर्ति। क्या हो गया आपका, जलापूर्ति। एक आपका सिंचाई हो जाएगा। एक आपको याद रखना है इसमें दूरसंचार हो गया, और एक इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका सड़क। सिंचाई हो गया और एक हो जाएगा आपका सड़क, ग्रामीण सड़क। तो इसमें आपको याद रखना है कितने आपके ये थे, ये आपके 6 इसमें उद्देश्य रखे गए। ग्रामीण आवास रखा गया, ग्रामीण जलापूर्ति रखा गया, ग्रामीण विद्युत रखा गया, टेलीफोन या आप ये कह सकते हैं दूरसंचार, और उसके बाद आप याद रखेंगे इसी में याद रखेंगे सिंचाई, और उसके बाद क्या है आपका सड़क। क्या है आपका सड़क। क्लियर हो गया। तो आपके 6 इसमें रखे गए, 2005 में आपके शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापाट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है। कपाट के बारे में आपको बताना है। कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग। बताएंगे इसमें, कमेंट करके बताएं किसके अधीन कार्य करता है कपाट। कपाट बताएं सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आपका कार्य करता है कौन, कपाट आपका कार्य करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आपकी प्रारंभ हुई थी। तो मिड डे मील योजना के बारे में आपको बताना है। मिड डे मील योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आपकी प्रारंभ हुई। तो प्राथमिक आपका स्तर पर मिड डे मील योजना से आपका लाभ दिया जाता है। सब इसमें पढ़ते हैं आप कि प्राथमिक स्तर पर आपका बच्चों को खाना उपलब्ध कराया जाता है। तो ये मिड डे मील योजना। तो इसमें से आपको बताना है कि किस वर्ष शुरू हुई है, 1995, 96, 97 और 98। कमेंट करके बताएंगे सभी किस वर्ष आपकी शुरू हुई। मिड डे मील की अगर बात करें, ये किस वर्ष शुरू हुई थी, 1995 में। कब शुरू हुई है, 1995। क्लियर हो गया, कब शुरू हुई है, 1995। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है। तो छिपी बेरोजगारी आपको बतानी, इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है। बेरोजगारी व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, और कृषि कार्य में जिसमें कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन अधिक व्यक्ति उस कार्य में लगे हुए हैं। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है, बताएंगे सभी। सभी कमेंट करके बताएं जी। छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, किसी कार्य में जिसको आपका कम व्यक्ति कर सकते हैं
लेकिन उस कार्य में अधिक व्यक्ति अगर लगे रहते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, उसे बोलोगे छिपी बेरोजगारी, उसे क्या बोलोगे, छिपी बेरोजगारी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है। आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसे बोल देते हैं शॉर्ट में आप PMGSY। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका वर्ष 2000 में शुरू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा PMGSY। तो अब इसमें आपको बताना है कि उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण के सड़क संपर्क में वृद्धि तथा निर्धनों में सर्वाधिक निर्धन को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था करना, पुलिसों को अपराध की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचाना, उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु। तो आपको बताना है PMGSY योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। PMGSY आप सब जानते हैं। तो PMGSY योजना का यही आपका उद्देश्य है कि जो 1000 की आबादी वाले आपके गांव हैं उनको मुख्य सड़क से जोड़ना था। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन डी उन गांवों को सड़क से भली भांति संबंध नहीं है जो सामुदायिक जीवन का आपका विकास करने हेतु है। तो आपको याद रखना है कि 1000 की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से न्याय का उल्लेख नहीं मिलता। 4 प्रकार से इसमें आपका दे रखा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय और धार्मिक न्याय। अब आपको बताना है केवल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा नहीं मिलता, उसमें बताएंगे सभी, बताएं, कमेंट करेंगे सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा न्याय नहीं मिलता, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पहले से किस नाम से जाना जाता था, उद्देश्य प्रस्ताव। किस नाम से जाना जाता था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव आप पढ़ते हैं, जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा आपने पढ़ा होगा 13 दिसंबर 1946। किसने प्रस्तुत किया था, ये आपका प्रस्तुत किया था नेहरू ने। जबकि इसे कब स्वीकार कर लिया गया, इसे कब स्वीकार कर लिया गया जी, 22 जनवरी 1947। कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आप पढ़ते हैं जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आपने पढ़ा है 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर ली गई। आपसे पूछा है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। अगर आपसे पूछ रहा है कि परिचय पत्र किसने कहा, तो इसे याद रखेंगे पालकी वाला। किसने कहा था, पालकी वाला। और आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको मूल आत्मा किसने कहा था, कि मूल आत्मा प्रस्तावना है, तो मूल आत्मा याद रखेंगे किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। किसने कहा था जी, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। तो मूल आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। परिचय पत्र किसने कहा, पालकी वाला ने कहा। उद्देश्य प्रस्ताव पहले से जानते थे, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने प्रस्तुत की, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई। आपसे पूछा जाए जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार। और एक बार कब है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें हमने 3 शब्द जोड़े हैं। 3 शब्द आपके कौन कौन से जोड़े हैं, आपने देखा होगा। इसमें 3 हमने शब्द जोड़े हैं, कौन कौन से। एक तो जोड़ा समाजवादी, कौन सा आपका, समाजवादी। एक कौन सा है, एक आपका पंथ निरपेक्ष, और एक क्या है, एक आपका अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा आपका, अखंडता। तो ये 3 शब्द हमने इसमें बाद में जोड़े। क्लियर हो गया। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसका याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आपको बताएं निम्न में से कौन है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएं सभी कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है निम्न में से।
तो आप पढ़ते हैं मूल आत्मा, सब आपने पढ़ा होगा। मूल आत्मा किसे बोलते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका ही दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका का दूसरा नाम क्या है जी? प्रस्तावना। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रस्तावना, याद रखेंगे। और आपको याद रखना है उद्देशिका प्रस्तावना को कहा जाता है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल है? 32। क्लियर हो गया? कौन सा आर्टिकल है? 32। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं है? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा, 1773 में ये भारत आया। तो इसमें आपका निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित की थी। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। तो आपको बताना है इसमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जो शामिल नहीं था? सभी कमेंट करके बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और इसमें बंगाल का गवर्नर पद बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, ये भी आपने पढ़ा होगा। जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसके तहत बने थे आपके लॉर्ड विलियम वारेन हेस्टिंग। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग, आपने पढ़ा होगा। इसी एक्ट के माध्यम से भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई? कोलकाता में। कोलकाता में कब की थी? 1774। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इलिजा इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन बने? चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड, पढ़ा होगा आपने। इसी की सहायता के लिए जो गवर्नर जनरल है 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद बनाई गई और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये आपने पढ़ा है सब इसमें। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये इसका आपका उल्लेख रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में नहीं मिलता। कौन सा आपका? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसने स्वयं को प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? तो आपको बताना है निम्न में से किसके अधीन आपका कार्य किया था भारत सरकार ने? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत अंतरिम संविधान आदेश 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं निम्न में से कौन सा सही है। इसका जो आपका सही आंसर होगा क्या है? जब तक आपका भारतीय संविधान लागू नहीं हुआ तब तक किसके रूप में कार्य किया है? भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम आप पढ़ते भी हैं। भारतीय जो संविधान है उसका 75% जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया? 1935 अधिनियम से। 1935 अधिनियम की अगर बात करें, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कुल आपसे पूछा जाएगा कुल अनुसूची कितनी थी जी? इसमें कुल अनुसूची, अनुसूची अगर आपसे पूछ रहा है, अनुसूची याद रखेंगे 10। आपसे पूछे जी भाग कितने थे? भाग, इसमें भाग याद रखेंगे 14। आपसे पूछे जी अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद आप याद रखेंगे कितने थे? इसमें 321। कितने थे? 321। आपने पढ़ा होगा इसमें प्रावधान। प्रावधान जैसे भारत है और भारत का एक पूर्वी क्षेत्र था, इसका नाम था क्या? म्यांमार या बर्मा आप बोलते थे उस समय। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा जो दिल्ली है, तो दिल्ली में आपका संघीय न्यायालय किसकी स्थापना की गई? संघीय न्यायालय। किसकी स्थापना की गई जी? संघीय न्यायालय, या इंग्लिश में आप बोल देते हैं फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना भी किस अधिनियम के माध्यम से की गई? संघीय न्यायालय के अधिनियम के माध्यम से की गई संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में आपकी की गई, लेकिन कौन सा अधिनियम? 1935 अधिनियम के माध्यम से। संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की थी? दिल्ली में आपकी की थी। ये आपने पढ़ा है। तो ये आपके प्रावधान है और इसी के माध्यम से भारत में पहली बार 11 ब्रिटिश प्रांतों में आम चुनाव कराए गए फरवरी 1937 में। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है। जो आपको ध्वनि उल्टी सुनाई देती है अपनी तरफ अपनी दिशा में, तो उसका कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण है, ध्वनि तरंग का विवर्तन है, या ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। बताएंगे इनमें से कौन सा आपका सही है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि तरंगों का अपवर्तन है, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन है, या परावर्तन है। सब आप जानते हैं इसमें। तो क्या होता है आपका? ध्वनि तरंगों का क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। क्लियर हो गया? ध्वनि तरंगों का परावर्तन याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है जो ध्वनि है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है आपका? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। याद रखेंगे ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो आपको बताना है प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, या रेडियो तरंगों का। बताएंगे सभी इसमें किसका आपका प्रयोग करता है? प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, अवरक्त तरंगों का, या रेडियो तरंगों का। इसमें से आपको बताना है कमेंट करके किसका आपका प्रयोग करता है। तो आप याद रखेंगे किसका करता है? आपका अवरक्त तरंगों का। किसका करता है? अवरक्त तरंगों का। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है इसमें, अवरक्त तरंगों का। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वो चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज को पृथ्वी की तुलना में बहुत देर बाद आपका सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे की प्रतिध्वनि बार बार सुन सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। याद रखना है इसमें कौन सा आपका सही है, बताएं। तो इसमें आपको याद रखना है एक दूसरे की आवाज वो नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो आप इसी कारण याद रखेंगे, क्योंकि जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आपकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपका चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुन सकते। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपकी नदी दे रखी है और एक तरफ दे रखा है उनके उद्गम स्थल। तो आपको बताना है रावी नदी रोहतांग दर्रा, सतलुज नदी राकसताल, झेलम नदी बैरीनाग, चिनाब नदी सिपकिला दर्रा। इनमें से आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सभी बताएंगे कमेंट करके निम्न में से कौन सा सही नहीं है। रोहतांग दर्रा, राकसताल, झेलम, चिनाब। तो आप याद रखेंगे इसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें आपका चिनाब नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? चिनाब। चिनाब आपने पढ़ा होगा। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा। कहाँ से निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा। और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो इसलिए आपका कौन सुमेलित नहीं है? चिनाब। चिनाब आप याद रखेंगे, बड़ा लाचा दर्रा, और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को सागर का देवता कहते हैं? मंगल, शनि, अरुण, वरुण। बताएंगे आप कमेंट करके बताएं किस ग्रह को सागर का देवता कहा जाता है? मंगल, शनि, अरुण और वरुण। बताएं कमेंट करके। इसमें आपको याद रखना है सागर का देवता किसे कहा जाता है? इसे बोलते हैं वरुण को। किसको बोलते हैं? वरुण को आपका सागर का देवता कहा जाता है। पढ़ा होगा आपने सागर का देवता। पीला ग्रह पढ़ते हैं, पीला ग्रह किसको बोलते हैं? बृहस्पति। लाल ग्रह कौन है आपका? मंगल है। हरा ग्रह कौन है आपका? अरुण है। तो नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी है। तो इनके कुछ उपनाम है, इनको याद रखेंगे। तो आपका इनमें से पूछा जाए सागर का देवता कौन है, तो सागर का देवता कौन है? वरुण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इस सीरीज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसे और आप देख लेंगे, उसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पन्ना लाल घोष आपको बताना है सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई। कमेंट करके बताएंगे सभी।
ये आपको कम समय में और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन अन्य कहीं करते हैं तो आपको लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का समय आपको व्यतीत करना पड़ता है, और जब जा कर के आपको कहीं 20 क्वेश्चन आपको अच्छे मिल पाते हैं। तो ये कम समय में बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन मिल पा रहे हैं। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है पन्नालाल। तो पन्नालाल आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? बांसुरी से। किससे संबंधित है? बांसुरी। तो याद रखेंगे पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसमें आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? आपका बांसुरी। तो आपकी टॉप 20 सीरीज के अंतर्गत ये आपने मॉक टेस्ट किया, और इसमें आप देखें कि आपने किस तरीके से इसमें प्रदर्शन किया है। और ऐसे ही जो नेक्स्ट आपके मॉक टेस्ट हैं तो आप उनसे जुड़े रहें और अपना प्रदर्शन देखते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।